पीसफुली सब सुनने में कंसंट्रेट करो। ये मुझे बताओ कि जो पढ़ाया है मैंने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में, वो तुमको समझ में आया है कि नहीं? आ गया समझ में? रटोगे तो कैसे रटोगे? इसीलिए साइड में लिख नहीं पाए, सोचे लिखाएंगे तो कैसे लिखा। तो बेटर है कि अभी जब जाओगे तो इसको आज ही रिवीजन कर लेना, और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो साइड पे लिख लो, और फिर रिवीजन किसका हो? सिर्फ वो जो साइड में लिखा हुआ नहीं बच्चे, हाँ ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रिवीजन सिर्फ किस चीज का करोगे? जो तुमने साइड में लिख रखा। पूरी किताब का रिवीजन करोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं तुमको बोल रहा था कि जब भी आप मेरे से पढ़ के जाते हो वो तुरंत ही उसको रिवीजन करो और उसको स्टार्ट में इधर लिखते जाओ। पूरा तुम ही बताओगे कि जो उसके इकोलॉजी के 4 चैप्टर तुम रिवाइज करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? वो देखो इतना पढ़ने में मतलब एक एक पेज से हार्डली 3-3 4-4 पॉइंट निकलता है जो मेन है, ठीक है। 2 एक बार किताब पढ़ने ना, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि बहुत बार रिवीजन करना है, बट आई थिंक तुमने एनसीईआरटी का रिवीजन से बात की। अभी तक एक एक चैप्टर एनसीईआरटी में कितनी बार पढ़े? मुझे लग रहा है 2-4 बार पढ़ लिया हो तो बहुत बड़ी बात। कितनी बार पढ़े? कुछ है एक चैप्टर, मतलब जितने भी अभी तक कितने चैप्टर उस वाले में 11th वाले में मैंने करीब पढ़ा दिए कितने 16 चैप्टर के आसपास, ठीक है। इवन 16 से ज्यादा पढ़ा दिए, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को आपने कितने बार रिवाइज किया है? 2 से 3 बार। बहुत कम। तो मैं बहुत एनसीईआरटी बेस्ड चलता हूँ, मैं बहुत सारा कंटेंट अपने नोट्स के अंदर एनसीईआरटी का डाल देता हूँ। मैं तुमको सच बता रहा हूँ कि तुमसे 300 ना क्रॉस कर जाएगा, तो पेपर ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। टीचर्स आज की डेट पे तो चलो थोड़ा फोकस करने लगे हैं, नहीं तो वो मॉड्यूल फोकस करवाते हैं, मॉड्यूल में इधर उधर का कंटेंट भरा पड़ा है, तो वो तो याद करना पॉसिबल रहता नहीं है। चलो खैर, तो ये चीज आप देख लेना एक बार। इवन मैं तो तुमको ये बोलूंगा कि साइड में अगर लिख लेते हो तो कुछ कुछ चीजें, जैसे मैं 5 मिनट तुम्हारा इस चैप्टर के बियॉन्ड ले रहा हूँ, वापस कल वाले चैप्टर पे ले जा रहा हूँ तुमको, लास्ट वाला जो चैप्टर, ठीक है। उसमें तुमको बताता हूँ कि एक एक पेज से कितना निकल रहा है। यहाँ देखो ये जो पेज है तुम्हारा एनवायरमेंटल इश्यूज का लास्ट पेज में, इसमें एक जेएफएम है 1980 में है, दूसरा चिपको मूवमेंट है 1974 में है, और अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड है। बस इतना ही याद ही करना, कुछ अंदर की थ्योरी देखनी है, क्योंकि थ्योरी तो मैंने खुद ही तुम्हें समझा दी है, ठीक है। बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी तो इतना सब कुछ पूछेगा नहीं, आपसे नहीं पूछेगा। ये ईयर पूछ सकता है जो अमृता देवी का जो वो हुआ 1731, ये ज्यादा पूछ सकता है। रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन मुझे नहीं लगता है कि याद करनी पड़ेगा, ठीक है। डिफॉरेस्ट किया गया, उसको दोबारा से मतलब वहां पे जंगल लगा रहे हो तो रिफॉरेस्टेशन हो। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगल खत्म कर रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन हो। एक बार पढ़ लिया बहुत हो गया। झूम कल्टीवेशन एंड स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर स्टोरी समझा दी मैंने, और ये किसका रीजन है? डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन है, इससे ज्यादा यहाँ कुछ पढ़ना नहीं है। एनपीएफ है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई है। ये याद रखने की जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू एनपीएफ कितना क्राइटेरिया है हिल्स रीजन में और कितना प्लेन रीजन, कितने पॉइंट बने? 5-6 बने, खत्म, ठीक है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस के 2 रीजन है, एक सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन है और दूसरा वाटर लॉस है। बस हो गया, इतना ही है, ठीक है। ऊपर चलो, एक स्नोबॉल ब्लाइंडनेस है, किसकी वजह से होती है? यूवीबी की वजह से होती है। कहां पे होती है? कॉर्निया, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो है मॉन्ट्रियल सिटी में हुआ, और ये किससे 1989 में इफेक्टिव हुआ, ठीक है। ओजोन होल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया हुआ, ठीक है। गुड ओजोन बैड ओजोन दूसरे उसमें आ जाओ तो वहां पे गुड ओजोन और बैड ओजोन है। बैड ओजोन आपके ट्रोपोस्फियर में है, लोअर एटमॉस्फेयर में है। गुड ओजोन आपका कहां है? स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है।
डॉप्सन मेजर करने की यूनिट है लेंथ ऑफ, या क्या बोलोगे, हाइट बोल लो या लेंथ बोल लो या थिकनेस बोल लो, थिकनेस, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक मेन सोर्स है डेप्लीशन का। वो किस तरह से काम करता है, क्लोराइड रेडिकल वो यूवी ट्रीटमेंट की वजह से निकलता है, क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट काम करता है, वो ओजोन को ओटो में ब्रेक कर देता है। इतना सा है, खत्म। ऊपर पहुंचोगे तो एल नीनो इफेक्ट है, किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का। एल नीनो, क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे बहुत सारे उसके एडवर्स कंडीशन होंगे, दैट विल बी एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। और क्लाइमेटिक चेंजेस को बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको। सीधे आ जाओ आप किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने समझाया कि एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, जो कितना टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज, वो बना रखा, नहीं होता तो -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सन से जितना भी हीट एनर्जी आती है उसका 50% बैक हो जाता है, 50% अंदर आता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। उसमें कौन काम करता है, ग्रीन हाउस गैसेस काम करती है। ये नेचुरल फिनोमेना है। पर क्या हुआ कि पोल्यूशन की वजह से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट बढ़ा। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, CO2 है, CH4 है, CFCS है और N2O है, ठीक है। ये याद रखना कितना कितना परसेंटेज, इसके अलावा तुमको कुछ याद ही नहीं रखना। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना कि क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। कितना, 1/4 क्लाउड वो कर देते हैं, एब्जॉर्ब सम ऑफ इट एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन आल्सो। तो ये एक चीज ध्यान में रखने वाली कि अंदर कितना आता है, रिफ्लेक्ट कितना होता है और एब्जॉर्ब कितना। 1/4 एब्जॉर्ब कर लेता है, 1/4 रिफ्लेक्ट कर देता है, रिमेनिंग 50% नीचे आता है। और वो जो नीचे आता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है वापस आता है। रिफ्लेक्ट किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और कब तक रिफ्लेक्ट होता है, जब तक इसकी IR की जो हीट एनर्जी है वो कंज्यूम नहीं हो जाती। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नेट आउटकम क्या है, मतलब एक्सीलरेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट का नेट आउटकम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। बस इतना सा है। मतलब यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपको पता है कि प्रॉब्लम है, तो दो प्लेसेस थे, एक 3 माइल आइलैंड था, चेरनोबिल जो है वो। और कैसे कैसे मतलब इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है, वो एक चीज है। तो 500 मीटर डीप, चाहे आप सी लेवल पे ले जाओ, सी के नीचे या रॉक्स के नीचे, इतना, ठीक है। और बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ में आता कि रेडियो एक्टिवेट से तुम्हारा कोई क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। यही ये 3 माइल आइलैंड एंड चेरनोबिल वही चीज है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो रमेश चंद्र थे, हरियाणा सोनीपत के थे, उन्होंने अपना पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग से चीजें बी कीपिंग दुनिया कर लिया, बायोगैस दुनिया वो हो गया। तो नाम पूछेगा वही कि कौन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। उसमें एक और लाइन है, साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। ये ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वेस्ट निकलता है वो कितना निकलता है, जीरो, क्योंकि वो वेस्ट किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाता है। दैट इज एनफ, खत्म। कितना कितना देर लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा। इतना इस तरह से पढ़ना है। पर यह है कि आपको स्टोरी याद होनी चाहिए, जो मैंने, और वो तभी याद होगी जब बच्चे यहाँ से जाके क्या करेंगे, अदरवाइज स्टोरी भूल जाएगी, ठीक है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि आपके दादी और जो थी कि वो रोज रोज एक ही कहानी रिपीट कर रही थी तो तुमको बड़े लंबे टाइम तक याद रहा, ठीक है। यहाँ तो एक बार मैंने निकाल दिया, बस खत्म। तो आपको घर पे उस चीज को करना है। दूसरा प्लास्टिक वेस्ट का है, तो प्लास्टिक वेस्ट में आपका पॉलीबेंड और बिटुमिन दो चीजें हैं। एक अहमद खान पर्सन थे बेंगलोर के, उन्होंने, उनकी कंपनी थी जो प्लास्टिक वेस्ट खरीदती थी, उन्होंने उसको पॉलीबेंड बनाया। पॉलीबेंड का फाइन पाउडर, पॉलीबेंड क्या है, फाइन पाउडर है प्लास्टिक वेस्ट का। उसको बिटुमिन के साथ मिक्स करके सड़क डाली, 40 किलोमीटर की सड़क बनी, खत्म। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ भेज देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, हाईवे मेटल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें दो एक चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए आप लैंडफिल्स यूज करते हो या इनसिनरेशन प्रोसीजर यूज करते हो। और लास्ट में एक और लाइन लिखी है, रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि ई वेस्ट प्रोवाइडेड इट कैरीड आउट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, ठीक है। ऊपर भी एक लाइन लिखी है, द यूज ऑफ इंसिनरेटर इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। वापस आ जाओ सॉलिड वेस्ट वाले जो पार्ट में है, तो आपके एक प्रोसीजर है सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है। तो सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है, मैंने बताया कि आप जो ट्रेंच है, गड्ढे हैं, उनमें आप पहले कूड़ा डालो, फिर उसके बाद डर डालो, फिर कूड़ा डालो, डर डालो, फिर उसका साइड इफेक्ट क्या था, सीवेज। तो ये है आपका
और सॉलिड वेस्ट आपका खत्म हो गया। सॉलिड वेस्ट को आपका क्या करना है, कैटेगराइज कर लो, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल है। बायोडिग्रेडेबल तो चला जाएगा, उसमें रिसाइकिल को रिसाइकिल कर लो। और ये रिसाइकिल का एक एग्जांपल है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस तरह से खत्म ही हो गया। वापस से जाओ, केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अरकाटा एक टाउन है इसका, कैलिफोर्निया, और वहाँ पे बेसिकली कुछ लोकल पीपल और एक हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने मिलकर आपस में बनाया, ठीक है। तो उसको पहले क्या किया, उसके लिए दो ट्रीटमेंट यूज किए हुए हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन का ट्रीटमेंट है, जहाँ पे फिल्टरिंग एंड क्लोरीन मतलब केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों है। इसके बाद बायोलॉजिस्ट 6 एकड़ कितना है, 60 एकड़ कनेक्टेड 6 मार्सेस उसमें कनेक्ट कर दिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो सिटी का नाम, दूसरा प्रोसेस कौन कौन सी यूज हुई है, कन्वेंशनल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ऑलमोस्ट वैसे ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। और होम एक चीज है जो याद रखना, ठीक है। होम क्या है, लोकल, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स। तो ये हो गया। इसके बाद फिर आप आओगे जो वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन में आपको पता है दो है, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। तो ये तीन चीजें प्रॉब्लम करते हैं, एक तो एल्गल को, दूसरा एक्वेटिक वीड, और तीसरा यूट्रोफिकेशन, और एक और बायोमैग्निफिकेशन। Biomagnification is because of the heavy metals, and remaining three is because of the organic plus inorganic nutrients. Eutrophication is the natural aging of lake, but due to the pollution, this process is accelerated. Therefore, the name is accelerated eutrophication. ठीक है, एक और नाम दिया है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। इतनी सी चीजें इस तरह से अगर हैबिट डेवलप हो जाएगी तो तुम सोचो किस तरह से निकल रहा है। मतलब पूरी किसको पूरी इकोलॉजी को तुम 2 घंटे के अंदर चारों चक्कर 2 ढाई 3 घंटे 3 घंटे रहे या 4 घंटे रहे लो, 4 घंटे के अंदर पूरी पॉलिसी पढ़ जाओ, है कि नहीं सही। पर उसके लिए तुरंत याद करना है, तुरंत जैसे गए तो आपने पढ़ लिया था, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर वो मेरी मेहनत तो तुम्हारे काम कहाँ आई, वो तुम्हारी मेहनत है, फिर से उसको पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, एल्गल ब्लूम हो गया, एक्वेटिक वीड में आपका इकोर्निया हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो सारी चीजें। वाटर प्रिवेंशन एक्ट क्या है, 0.1% है आपका टोटल इम्प्योरिटीज वाटर में आपके। तो इस तरह से है वाटर पोटेंशियल, सीएनजी, ये सब चीजें। तो खत्म हो गया बच्चे, इतना बड़ा चैप्टर। मैंने भी इसमें पहली बार पढ़ाने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, पर वो तो लगना ही था क्योंकि मैं स्टोरी सुना रहा था उससे। पर ये एक्चुअली चैप्टर की वैल्यू कितनी देर की है, आधे घंटे, टोटल वैल्यू आधे घंटे, और ये बोझ भी नहीं लगेगा। कई बार जब सपोज कर लो 4 फ्रेंड हो, बैठ के पढ़ लिया, तुमको पता चला एक चैप्टर पढ़ लिए, तो बैठ के फिर एक दूसरे को बताओ कि इस चैप्टर में ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, इस पेज में 4 बार करोगे तुम लोग सब याद हो जाएगा। जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो तो इस तरह की कन्वर्सेशन करो ताकि तुम्हारे एग्जाम में यूजफुल हो। फालतू की कन्वर्सेशन करके कोई मतलब नहीं। ये इस तरह से याद करो। मतलब 12th वाला पार्ट में तुमको बता रहा हूँ, मैं जो चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ 12th में, स्पेशली 9 to 10 चैप्टर्स, इनमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। इवन तुम किसी भी चैप्टर को इस तरह से पढ़ सकते हो। तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में चले जाओ, कोई भी चैप्टर 1.5 घंटे से ज्यादा की वैल्यू नहीं है। एक पेज में 10 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है रिमेम्बर करने के, बशर्ते आपको स्टोरी और कॉन्सेप्ट पता हो। जो मैंने पढ़ाया उस समय फुल दिमाग मेरी पढ़ाई पे था, मतलब मेरी टीचिंग पे था, बहुत आसान। बायो मतलब एक बार जब बायो डिलीवर हो जाती है तो उसके बाद बायो आसान हो जाती है, सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाती है। फिर वहां पे आपको बहुत कौन से एक बार तुमको ऊपर की चीज बता दी गई, एक स्केलेटन पूरा डिसाइड कर दिया गया, अब बीच बीच में जो फिलिंग करनी है वो इस तरह से फिलिंग कर, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो और नहीं करोगे, बोझ बना के रखोगे तो बहुत, रोने और गाने से कोई फायदा होना नहीं, रोने गाने से चीजें थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। तो चलो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं।
मैं आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इनको जाके घर पे पूरा निकाल लेंगे आराम से। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ बिना देखे, दूर दूर करके ऐसे करके रफ में करते जाओ, रफ में करते जाओ, वही बात में तुम्हारा नोट्स हो जाए। उसके लिए अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं, बस दूर दूर करना करके देखने में समझ में आ जाए। ठीक है, तो माइक्रोब्स है जो बायो कंट्रोल एजेंट। सबसे पहली चीज है बायो कंट्रोल क्या है। देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और कंट्रोल मतलब तो सारे समझते हो। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि कंट्रोल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है, और किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, पर यहाँ पे जो बायो कंट्रोल का मतलब है वो मतलब ये है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड हाँ पेस्ट गलत बोल रहा हूँ, जो पेस्ट है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो आपके और भी जो पैथोजेनिक है जैसे फंजाई है, बैक्टीरियल डिजीजेस है जो किल कर रही है आपके उसको प्लांट्स को, उनको आप कंट्रोल कर लो विद द हेल्प ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही क्या कहलाएगा, बायो कंट्रोल कहलाएगा। तो क्या लिखा, रेफर्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट विल बी नोन एज बायो कंट्रोल्स। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इतना तो तुमको भी पता है ना कि आज के डेट पे एग्रीकल्चर जो क्रॉप है हम लोग बायो कंट्रोल नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ढेर सारा पेस्टिसाइड, ढेर सारा इंसेक्टिसाइड, केमिकल्स यूज कर रहे हैं बेसिकली। और केमिकल्स का नेट आउटकम क्या होता है, पॉल्यूशन। मतलब एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो गुड, वेल एंड गुड, बट उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, आपका पॉल्यूशन। अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है, या बायो कंट्रोल यूज करें। मतलब आप नेचुरल प्रेडेटर्स जैसी चीजें यूज करें जो कि बायोलॉजिकल लेवल पे उसको क्या करें, रेगुलेट करें। दैट इज द बायो कंट्रोल। ठीक है, तो यही पे लिखा हुआ है, मॉडर्न सोसाइटी दीस प्रॉब्लम्स हैव बीन ट्रैक्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, by use of insecticide and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. Okay. Our soil is also polluted through our use of herbicide to remove weeds. So सब ऊपर वाली लाइन आप कर लो, क्या बायो कंट्रोल है, क्या डेफिनेशन, इतना बस याद करना है 5-6 लाइन में। बाकी जो मैंने स्टोरी सुना दी वो मेरी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुने। मैंने क्या स्टोरी सुनाई, मैंने रिलेट कर दिया केमिकल्स को पोल्यूशन के साथ। अब पोल्यूशन का मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए हार्मफुल है। दैट्स इतना ही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐसे बायोलॉजिकल मेथड जिनसे बिना केमिकल यूज किए हम उस चीज से कंट्रोल कर पाए। दैट विल बी बायो कंट्रोल। ओके, अब यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज हमको पढ़ना है। मतलब आपको इस बाकी के चैप्टर में क्या पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ने हैं बायो कंट्रोल। अब देखो, इन एग्रीकल्चर there is a method of controlling pest that relies on the natural predation rather than introduced। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमारे पास बायो कंट्रोल का एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई केमिकल कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रेडेटर लेते हैं। जैसे हमने बड़ी सी क्रॉप है हमारा 60-70 एकड़ की है, ठीक है, हम वहां पे क्या बना रहे हैं, उस लैंड को ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं। याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक दिन में तैयार नहीं होता, दिस इज लॉन्ग प्रोसेस, अप्रोक्सीमेटली 15 इयर्स, 10 to 15 इयर्स लगता है। क्यों, क्योंकि हमने अपनी लैंड में पहले खूब सारा फर्टिलाइजर यूज किया है, और उस फर्टिलाइजर को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंड से खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करोगे, आप बहुत सारा ऑर्गेनिक जो निकल रहा है, ठीक है, वेस्ट बोल रहे हैं जो भी, उसको एग्रीकल्चर लैंड में काफी देर तक चलते रहने को। ऐसी फसलें ग्रो कराऊंगा जो बिना फर्टिलाइजर से ग्रो हो रही है, और उसको उसी का ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करोगे। ठीक है, और वहां पे किसी भी तरह का केमिकल बिल्कुल बैन होगा। वहां पे अगर आपको पेस्ट कंट्रोल करना है तो आप क्या यूज करोगे, उसका नेचुरल प्रेडेटर यूज करोगे, ताकि वो नेचुरल प्रेडेटर उस पेस्ट की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखे। तो ये चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक a key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health। furthers मतलब प्रमोट, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है। और ये किसका की बिलीफ है, ऑर्गेनिक फार्मर्स का।
ठीक है, द मोर वैरायटी लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल इट इज। ठीक है, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी लैंडस्केप वो उतना ज्यादा सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल का मतलब कि वो होल्ड कर पाएगा इकोसिस्टम को। ठीक है, द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable level by complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem। तो अब इसमें दो चीजें आपको अंडरलाइन करनी, क्या करनी है कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं where the insect are where the insect that are sometimes called pests और नॉट इरेडिकेटेड। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप पेस्ट को क्या नहीं करते हो, इरेडिकेट नहीं करते, कंप्लीटली उसको कंप्लीटली उसको खत्म नहीं करते। क्या करते हो, उसको मैनेजेबल लेवल पे करते। और वो किससे मैनेज कर सकते हो, नेचुरल। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मर पेस्ट या इंसेक्ट को पूरी तरह से इरेडिकेट ना करके क्या करता है, कंट्रोल लेवल पे मैनेज करता है। ओके, और ये काम करता कैसे है, बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, विद इन अ लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। चेक करोगे मतलब स्टॉप करोगे किस लेवल पे, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। मतलब इंसेक्ट है ऐसा तो नहीं है कि सपोज कर लो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे अगर 2 इंसेक्ट रह जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे इतने बड़े एरिया में, 2 थोड़ा बहुत खाएंगे। ठीक है, वो तो तब है जबकि इसमें 200 इंसेक्ट आ जाए तो पूरा खत्म कर देगा। तो अगर 2 ही है, 2 लेवल पे आपने रोक लिया तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन भी मेंटेन है और आपका क्रॉप भी मेंटेन है। ये चीज है, इसको बोला चेक एंड बैलेंस, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। कंट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये किसके विपरीत है, किसके जो है मतलब अलग है, किससे अलग है, कन्वेंशनल, जहां पे हम खूब सारा क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ठीक है, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately। बात समझ में आ रहा है कि कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है, वहां पे हम केमिकल यूज करके जो हार्मफुल है उसको तो मार ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम किसको ले जा रहे हैं, साथ में। अभी आगे एक और चीज बताएगा कि अभी जो आपको लग रहा है कि जो चीज आपके लिए हार्मफुल है, आपकी क्रॉप के लिए आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट क्या है, हार्मफुल है, बट हो सकता है वो जो है पूरी तरह से हार्मफुल ना हो। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कई सारी जो आपके क्रॉप को बेनिफिट पहुंचा रही हो स्पीसीज, उनका वो क्या हो, प्रे, वो इंसेक्ट उनका क्या हो, प्रे। तो अगर तुमने इंसेक्ट को मार दिया तो जो उसके लिए फूड था जिसका वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये कह रहा है इसमें कि दिस इज अ holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है जहां पे ये कह रहा है कि वेब ऑफ इंटरेक्शन, वो जो चीज मैंने बताई ना कि जिस प्रे को, जिस इंसेक्ट को मार रहे हो सकता है कि वो किसी का बेनिफिशियल स्पीसीज का फूड, तो ये एक पूरा वेब इंटरेक्शन है कि नहीं, उसकी बात कर रहा है। The organic farmer holds the view that eradication of the creature that often described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficiary predator and parasitic insects which depend upon them as food or host wouldn't be able to survive। ठीक है, वही स्टोरी है बच्चे जो मैंने आपको बता दिया कि जो आपस में जो एक फूड वेब बना हुआ है, फूड वेब में एक पर्टिकुलर स्पीसीज को हटा देने का मतलब है कि वो वेब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और अगर वो टूटेगा तो आपका इकोसिस्टम क्या होगा, उसका बैलेंसिंग खराब होगा। ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बस स्टोरी अगर दिमाग में रहेगा क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, इसलिए सुनने में पूरा फोकस करो। तो इसको बहुत ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे बाद 1-2 बार अगर पूरे एग्जाम तक पढ़ जाता है दैट विल बी इक्विवेलेंट। ओके, बट जो बाकी के जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उनको आपको 20-25 बार याद करने हैं। Thus the use of biocontrol measures will कहाँ पे है,
Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependency on toxic chemicals and pesticides. तो अगर आप बायो कंट्रोल यूज करते हो तो आपकी जो डिपेंडेंसी है बायोकेमिकल्स से केमिकल्स पे, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बायो कंट्रोल आपने इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट यूज कर दिया, इसका मतलब केमिकल आप यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो है उनकी जो यूज है उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। Okay, an important part of the biological farming approach is to become familiar with various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle, pattern of feeding, and the habitat that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. अब ये तुम्हारे लिए बहुत सिग्निफिकेंस का नहीं है बच्चे, मैं बस एक चीज बता देता हूँ। कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करना चाहता है, तो जिस भी एरिया पे वो काम कर रहा है वो वहां पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होस्ट पैथोलॉजिकल इंटरेक्शन, प्री-प्रेडेटर इंटरेक्शन, इस तरह की वो लाइफ साइकिल्स को, जो वहां पे अदर लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स है उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि कौन से किस तरह से मैं यूटिलाइज कर लूं इन बायोलॉजिकल इन ऑर्गेनिजम्स को मैं किस तरह से यूटिलाइज करूं कि ये बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो ये कह रहा है कि दिस विल हेल्प डेवलप एप्रोप्रिएट मींस ऑफ बायो कंट्रोल, बट आपके काम का नहीं, याद नहीं करना कुछ, ठीक है। द वेरी फैमिलियर बीटल, अब यहाँ से रेडी हो जाओ लिखने के लिए बच्चे। बीटल एक है फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। कौन से बीटल की बात कर रहा है, रेड एंड ब्लैक मार्किंग, उसको क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड, और एक दूसरी है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। लेडी बर्ड्स बेसिकली किसको कंट्रोल करती है, एफिड्स को, और जो है आपका ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है, मॉस्किटो। अंडरलाइन करो बच्चे, क्या सोच रहे हो, हो गया पहले से पढ़ रखा हूँ। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ध्यान में रखना। लेडी बर्ड्स आपको एफिड को कंट्रोल करता है, और आपका ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है, मॉस्किटो, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ microbial biocontrol agent that can introduce in order to control butterfly caterpillar is the bacteria bacillus thuringiensis। मतलब अगर आपको ये, तो ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो आपका बायो कंट्रोल एजेंट है सिर्फ, ठीक है, वो माइक्रोब नहीं, वो क्या है, वो एनिमल है, काफी बड़ा एनिमल है। एक कह रहा है कि अब हम आपको एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहे हैं जो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट, और वो क्या है, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis क्या है, बैक्टीरिया, जिसके अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर एप्लीकेशन है वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्रोटीन है क्राई प्रोटीन। वो क्राई प्रोटीन बेसिकली पाई जाती है स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, और स्पोर्स जो है क्या कहते हैं, वो किल कर देते हैं किसको, इंसेक्ट को। जैसे इंसेक्ट उसको खाने जाता है तो उसके पेट में जाएगा और उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। वही कह रहा है, तो हम उस बैसिलस thuringiensis को यूटिलाइज कर लेते हैं किस चीज में, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये किसका एग्जांपल है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का जो है एग्जांपल, ओके। और ये भी याद रखना, किसको करता है बच्चे, बटरफ्लाई कैटरपिलर, किसके ऊपर इफेक्ट है इसका, कैटरपिलर, किसके, बटरफ्लाई, ठीक है। These are available in sachet as dried spores। आप मार्केट में जाओगे तो आपको किसमें मिलेंगे, छोटे छोटे सैसे में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसके स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। Which are mixed with water and spray onto the vulnerable plants such as brassica and fruit trees। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बैसिलस thuringiensis के जो स्पोर्स हैं, बीटी के जो स्पोर्स हैं, इनको किन प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ब्रेसिकेसी फैमिली के, ब्रेसिका स्पेशली, ब्रेसिका का मतलब सरसों जैसे प्लांट, और दूसरा फ्रूट वाले प्लांट्स, ठीक है। तो आप इसको वो करो,
brassicas and fruit trees, where these are eaten by insect larvae. ठीक है, कौन खाता है? इंसेक्ट लार्वी खाता है. In the gut of larvae, the toxin is released and larvae get killed. तो ये आपको इस वाले पैराग्राफ में कुछ मिल रहा है जो कि क्या करना है, याद करना है. ठीक है, where these are eaten by the insect larvae. In the gut of the larvae, the toxin released and larvae get killed. The bacteria disease will kill the caterpillar but leave other insect unharmed. अब ये क्या करेगा? तुमको पता है कि जो बैसिलस thuringiensis के अंदर टॉक्सिन्स होती हैं, बीटी टॉक्सिन जिनको बोलते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होती है. ये स्पेसिफिक कोई मापते हैं, बाकी को तो अदर वाले जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, अदर इंसेक्ट स्पीसीज हैं, वो सेफ है. ठीक है, तो ये चीज हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे उस चैप्टर पे. पर अभी देख लो अगर लिखा है तो यहाँ पे because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so, the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into the plant. Such plants are resistant to attack by the insect. तो बीटी जो प्लांट्स है, ठीक है, या बोलो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट है, उसमें से एक एग्जांपल क्या है? बीटी काटन. ठीक है, बीटी काटन के अंदर जीन्स डाल दिया गया है. किसका? बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का, जो कि रिस्पांसिबल है क्राई प्रोटीन को कोड करने के लिए. तो क्राई प्रोटीन वाला जीन्स उठा के कहां पे डाल दिया गया? प्लांट के अंदर डाल दिया गया. तो उसके अंदर भी क्या बनने लगा? क्राई प्रोटीन, बीटी टॉक्सिन उसके अंदर भी बनने लगा. तो अब इंसेक्ट उसको खाता नहीं. ठीक है, खाएगा तो मर जाएगा. तो बीटी कॉटन इज वन ऑफ सच एग्जांपल व्हिच इज बीइंग कल्टीवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. तो बच्चे अब यहाँ पे अब आपको 3-4 चीजें आपको क्या मिली हैं? 4 पॉइंट है टोटल जो तुमको इस पैराग्राफ में याद करना है. एक है एफिड्स. ठीक है, कौन कंट्रोल करता है एफिड्स को? लेडीबर्ड. दूसरा है आपका ड्रैगन फ्लाई, किसको कंट्रोल कर रहा है? मॉस्किटो को. तीसरा है आपका जो बैसिलस thuringiensis है, जो कि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है, वो किसको जो है ऊपर वो यूज कर रहे हैं? ब्रेसिका है. और लास्ट एक और है क्या? बीटी कॉटन का एग्जांपल. तो वो तो यहाँ पे रख लो या वहां उस वाले चैप्टर में रख लो, सही है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ. A biological control agent that develop for use in the treatment of plant disease is the fungus. अभी दूसरा एजेंट है फंगस. ठीक है, कौन सा फंगस है? ट्राइको. ये ट्राइकोडर्मा का नाम कुछ सुना नहीं लग रहा है? कहाँ पे सुना? ट्राइकोडर्मा कौन सा था वो? किस चीज के लिए था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरस क्या होता है? बस वही पूछना था. ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई. ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फंजाई है ये? दैट मींस कि दिस इज नॉन पैथोजेनिक. ये पैथोजेनिक नहीं है. एक चीज ये है फ्री लिविंग फंजाई है. दैट आर वेरी कॉमन इन द, ये भी ये पूरा लाइन कॉपी कर लो. दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. ट्राइकोडर्मा फंजाई जो है वो रूट इकोसिस्टम में प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है और ये नॉन पैथोजेनिक है. ठीक है, and they are effective bio control agent of several plant pathogens. ये क्या करता है? वहां पे पूरा जाल बना लेता है हाइफे का. तो बहुत सारे जो इंसेक्ट इस तरह की पॉपुलेशन है, स्पेशली वो बच्चे क्या बोलते हैं उनको? जमीन पे रहते हैं नेमेटोड्स, उनके. ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखो यहाँ पे बैकुलोवायरस. बैकुलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. तो बैकुलोवायरस बच्चे क्या है? वायरस. क्या है? किसके ऊपर अटैक करते हैं? इंसेक्ट्स के ऊपर करते हैं, इंसेक्ट के ऊपर. ठीक है, एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. ये लाइन बच्चे याद कर लो, ये वाली लाइन याद करने वाली. अब एक और चीज है कि द मेजॉरिटी ऑफ द बैकुलोवायरस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. मतलब कि ज्यादातर जो बैकुलोवायरस है किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. इसको भी अंडरलाइन करो या लिख लो बाहर. बैकुलोवायरस की जो सबसे ज्यादा बड़ी फैमिली है जो कि एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज होते हैं, वो कौन सी है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस.
virus. These viruses are excellent candidate for the species specific, underline करो बच्चे। species specific है, narrow spectrum है, insecticidal है। species specific का मतलब ही हो जाता है क्या, narrow spectrum। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत पर्टिकुलर स्पीशीज पे काम करेगी। हाँ ठीक है। Insecticide. They have been shown to have no negative impact on plants, mammals, birds, fishes, or even non-target insect. मतलब इतना शार्प है, स्पेसिफिक है कि इवन नॉन जो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइडल स्पीशीज है अगर उनके ऊपर भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ओनली मतलब नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर भी इनका इफेक्ट दिखेगा नहीं। This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम IPM। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, this is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in ओके। तो ये बच्चे दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि जो बैक्लू वायरस है ये स्पेशली कब यूज किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये किस चीज के लिए है, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। ठीक है, मतलब नॉन टारगेट जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज हैं जो एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर इनको क्या किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर स्कीम है, इस बैक्लो वायरस का आप यूज कर सकते हो कि बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होकर से डेंजरस उसको क्या करेगा, किल करेगा, अदर को नहीं। एक ये हो गया। दूसरा कह रहा है when an ecological sensitive area is being treated। ठीक है, जब आप एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है जहां पे कि आपने बहुत सारे स्पीशीज को कंजर्व कर रखा हो, तो उनको जब वहां पे कहीं ट्रीटमेंट कर रहे हो तो बैक्लो वायरस जैसे मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर को ही किल करेगा, अदर को नहीं करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा इकोलॉजी, बहुत सारे इकोसिस्टम पे नुकसान नहीं होगा। ये है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। नेक्स्ट लास्ट पेज है नीचे। तो इसमें से भी बच्चे बहुत पॉइंट नहीं बने, कितने बने होंगे मुझे लगता है पूरे पेज के साथ 10 पॉइंट बस। अगर कुछ चीज है तो वो है आप कितना अटेंटिव होकर रिवीजन करते हैं। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स में आते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। अब जैसे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, तो बहुत सारे माइक्रोब्स तो हमने वहीं पे देख लिए थे जो नाइट्रोजन यूज कर रहे थे। एक है ग्लोमस फंजाई है, वो फास्फोरस को करता है, वही सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हाई contributed significantly to this pollution। ठीक है, of course we have to now realize that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming। ठीक है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट डे में जो भी एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो चीजें यूज कर रहे हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं कि वो जो लिविंग जो लाइफ है बेसिकली उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए हम उसको हटाने के लिए हम चाहते क्या है कि हम किसकी तरफ स्विच कर जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ठीक है, तो द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स और यहाँ पे क्या है कि बायो फर्टिलाइजर बोल रहा है कि बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो फर्टिलाइजर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट इंडिस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अंडरलाइन करो। मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर में 3 कैटेगरी है, एक बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा साइनोबैक्टीरिया। बस यही है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। इनको भी अंडरलाइन कर लेना। बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया ये सोर्स है बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स के।
इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई मिलेगा तो सोर्स नहीं होगा। You have studied about the nodules of the root of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into the organic forms, which is used by the plants as nutrient. पढ़ा चुका हूँ मुझसे, बार-बार क्या मतलब है? Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in soils. Azospirillum and Azotobacter. बढ़ा चुका हूँ इसको. Azospirillum का नाम ऐड कर लेना, शायद ना लिखाया. ठीक है, हाँ, तो एजोस्पाइरिलम का नाम लिखा ले कर लेना। और ये कैसे किस कैटेगरी के हैं? फ्री लिविंग। ठीक है, सिम्बायोटिक में नहीं है ये। राइजोबियम कैसा है? सिम्बायोटिक। ठीक है, तो और ये करते क्या है? नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल में। सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे जाओ। फंजाई आर आल्सो नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द, तो माइकोराइजा का आपने एग्जांपल सुन रखा है, मैं पढ़ा भी चुका हूं पहले दूसरे चैप्टर में। ठीक है, मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस। ग्लोमस मैंने बताया ना, ग्लोमस एक फंजाई है जो नेटवर्क बनाता है। ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन, इसको याद कर लो, चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार। ठीक है, जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। द फंगल सिम्बायोट इन लीची एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस। क्या करता है? लिखो, फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल and pass it to the plant. Plants having such, अच्छा ये कहाँ से कर रहा है? सॉइल से कर रहा है। ठीक है, अपना बना नहीं रहा, जैसे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कर रहा है, वैसा नहीं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। Plants having such associations show other benefits also, such as resistant to root-borne pathogens. लाइन करो, उसको अंडरलाइन करो। पहला एक ऑप्शन है, फास्फोरस को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस बना रहा है अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजेंस। जैसे रूट बॉर्न पैथोजेंस कौन से? नेमेटोड्स। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, इसको भी अंडरलाइन करो, एंड ड्रॉट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ है। नीट में नहीं, किसी और एग्जाम पे ये चारों ऑप्शन पूछा था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है, पूछा था इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे एक ऑप्शन था अलग। ठीक है, ये सारा पूछ लिया। तो ये चारों ऑप्शन आप 1 2 3 4 करके याद रखना। ठीक है, फास्फोरस का सोर्स है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है अगेंस्ट पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट है, और ओवरऑल क्या कर रहा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहा है। लास्ट है, हालांकि ये भी सब पढ़ाया हुआ है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल एनाबिना, नास्टा एंड। ठीक है, आजकल क्या करते हैं, पैडी फील्ड्स में इतने बड़े-बड़े वो आते हैं, यही साइनोबैक्टीरिया, तो उसको पूरे खेत में क्या करते हैं? ऐसे डाल देते हैं। अब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर वो एक लेयर बना देता है। ठीक है, तो उसमें दो चीज फायदे हो जाते हैं, एक तो कि वो न्यूट्रिएंट इंजेक्शन कर रहा है, और दूसरा क्या, वीड को रोक लेता है। उसने पूरा लेयर बना दी, अब वीड ग्रो ही नहीं करना देगा। ठीक है, तो in paddy fields cyanobacteria serve as important biofertilizers. Blue green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their fields to replace soil nutrients and to reduce the dependency on chemical fertilizers. So that's it. मतलब इस वाले लाइन में सिर्फ एक है जो तुम नहीं पढ़े हो, ग्लोमस नाम, बाकी सब कुछ पढ़ रखा है बायोफर्टिलाइजर। सिर्फ ग्लोमस ही नहीं पढ़े थे ना, कि माइकोराइजा में एक फंगस है जो कि ग्लोमस, बाकी तो सब पढ़ रखे। ये कुछ हो सकता है जो माइकोराइजा के बेनिफिट। ठीक है, बाकी आपका सब पढ़ा हुआ था इसमें। पीछे वाले पेज में जाओ तो यहाँ पे जरूर यही एक पेज है जिसमें से 8-7 पॉइंट बन रहे हैं। माइक्रोब्स एज ए बायोकंट्रोलर, बायोगैस में भी आपको टोटल कितने पॉइंट है? 3-4 पॉइंट है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है, बैक्टीरिया कौन सा है, एरोबिक है, एनारोबिक है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जरूर बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। बाकी हाँ, इसके पहले वाले पेज में ये जो है, देखो मेरा एनसीईआरटी किस तरह से भरा हुआ है, समझ में आया?
इस वजह से मैंने अपनी एनसीईआरटी को पूरा भर रखा हुआ है, तो मुझे जरूरत नहीं है अंदर के कंटेंट को पढ़ने की, मैं इसी को पढ़ लूंगा बहुत। तो ये कह रहा था, ये बच्चे आपका ओवर हो गया है, और एक या दो क्वेश्चन ऑलवेज इसका वेटेज है, और एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता है। जैसे एक मूवी का डायलॉग है, याद आया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या तो ये है, दैट्स इट बच्चे, चैप्टर खत्म, टारगेट खत्म। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। दो पार्ट है इस चैप्टर का, एक एनिमल हस्बेंड्री है, दूसरा क्रॉप ब्रीडिंग। एनिमल हस्बेंड्री से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी टेबल्स हैं, कई सारी वैरायटीज। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ 10 पॉइंट और क्रॉप ब्रीडिंग के करीब 20 पॉइंट के आसपास, ये आपको रटने पड़ेंगे। फिर इसके बाद एक नया चैप्टर होगा, दैट विल बी एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा अगले वीक में, 2 चैप्टर अगले। और मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस रिवीजन करने बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ रिवीजन करते रहो। और एक और चीज, क्या चीज है कि इसके बाद 2 चैप्टर मैं लिखाऊंगा। कौन से नहीं, ये तो चैप्टर में 2 चैप्टर सब नेक्स्ट वीक में। हाँ, मैं तुमको कितने चैप्टर, कितने मैं बता रहा हूँ, 30 पॉइंट में बोल रहा हूँ। तो उसी 30 पॉइंट से तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा, ये भी बता रहा हूँ। सब 2 क्लास तो लगेगा, देखते हैं 2 क्लास में, 2 क्लास तो श्योर हो जाएगा। छुट्टी है ना किस चीज, तो यहाँ पर वोट किस चीज का इलेक्शन है, म्युनिसिपैलिटी का। तो लोग ना 5 से 6 की क्लास रखा लो एक हफ्ते की। चलो पढ़ो। तो मैंने जूम से आउट तो किया ही नहीं।